इसके बाद हम पढ़ते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है? कुछ नहीं, जब मैंने एक चालकों के सिरों पर क्या लगाया, विभवांतर लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इस पूरे एरिया में। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं कि यदि ये मेरा हाथ एक चालक है, ये चालक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैं इसको साइड व्यू से देखूंगा तो जो दिखेगा वो होता है अनुप्रस्थ काट। अब यदि इस चालक है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्या होगा, इसको साइड व्यू से देखूंगा तो क्या दिखेगा, ये गोला। ठीक है, तो ये इसका अनुप्रस्थ काट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे वो एक लाइन में थोड़ी होंगे, उसके पूरे क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो जो धारा प्रवाहित होगी वो एक लाइन में थोड़ी होगी कि सब इलेक्ट्रॉन एक के पीछे एक लाइन लगा के निकल जाए। इलेक्ट्रॉन तो पूरे एरिया में से निकलेंगे। तो जो धारा होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसी को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। क्योंकि धारा एक लाइन में न निकल के उस अनुप्रस्थ काट के पूरे क्षेत्रफल को क्या करेगी। जैसे कि आप पानी की नली होती है, उसमें नली में यदि पानी प्रवाहित होता है तो नली में कोई एक लाइन में पानी प्रवाहित थोड़ा उस पूरी नली को क्या कर लेता, पानी घेर लेता, पूरी नली में से पानी बाहर निकलता। नली में यदि पानी निकलेगा तो एक लाइन में थोड़ी निकलेगा कि एक लाइन में नली में पानी निकल जा, पूरी नली क्या रहे, खाली रहे, बीच में से एक धार निकल जा। वो पूरी नली को क्या कर लेगा, पानी घेर लेगा। वैसे ही पानी का क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन में निकल जाए, इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्षेत्रफल में से निकलेंगे। तो जो धारा होती है प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसी को बोलते हैं धारा घनत्व। और धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है धारा घनत्व का, आई का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो जाएगा इसका एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा का विमी सूत्र होता है ए, दूरी क्षेत्रफल का विमी सूत्र एल स्क्वायर, तो इसका विमी सूत्र m0 l टू दी पावर -2 t टू दी पावर 0 a टू दी पावर 1। तो धारा घनत्व का मतलब समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके विपरीत अपन धारा मानेंगे। तो धारा पूरे क्षेत्रफल में से प्रवाहित होगी, तो धारा प्रति इकाई क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यह एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और विमी सूत्र m0 l टू दी पावर -2 t टू दी पावर 0 a टू दी पावर 1 होगा। इसके बाद हम धारा समझ गए। तो धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध। देखो, यदि ये एक चालक पृष्ठ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा अनुगमन वेग vd। ठीक है, और मैंने मान लिया, क्या माना, कि चालक के प्रति इकाई आयतन में, चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या मान ली, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने मान ली कि चालक के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। मुझे पता होना चाहिए कि प्रति इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने मान लिया कि प्रति इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस चालक का क्षेत्रफल कितना है, चालक का क्षेत्रफल कौन सा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेता हूं मैं a, और चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और चालक का जो वेग होगा उसको मैंने आपको क्या बताया, वो होगा अनुगमन वेग। ठीक है, तो देखो, यदि ये चालक या इलेक्ट्रॉन
vd वेग से गति कर रहा है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? दूरी होती है वेग इंटू समय, और समय है 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? vd। ये हो गई दूरी vd। ठीक है, अब देखिए बेलन का, ये बेलन है, ये जो चालक है, ये बेलनाकार चालक लिया मैंने, इसका क्षेत्रफल कितना है? a, और दूरी कितनी है? vd। तो इसका बेलन का आयतन कितना बना? बेलन का आयतन बना क्षेत्रफल इंटू दूरी, मतलब क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो ये बेलन का आयतन बना a इंटू vd। तो ये बेलन का आयतन हो गया a इंटू vd। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n, और आयतन कितना है? avd। तो avd आयतन में, तो 1 सेकंड में avd आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी? n, और आयतन कितना? avd। तो avd आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? NaVd, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो avd आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? NaVd। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है, तो आप जानते हैं कि आवेश क्या होता है? n इंटू ई। n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहां, तो n की वैल्यू है NaVd। देखिए ये n है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहां है ये n वो है, तो NaVd और ई, तो कुल आवेश कितना बना? NaVd इंटू ई। ठीक है, ये क्या है? प्रति सेकंड उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और I की वैल्यू क्या होती है? Q/T। तो प्रति सेकंड उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है? I की वैल्यूज NeAVd। तो I का मान क्या आ गया? NeAVd। N क्या है? प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और Vd क्या है? अनुगमन वेग। और आप क्या जानते हैं? I बाई ए क्या होता है? J। तो J इक्वल टू NeVd। ये A को मैं यहां ले आया, तो ये होगा I बाई ए, तो J का मान क्या हो जाएगा? I बाई ए, तो J इक्वल टू NeVd। तो अनुगमन वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध रहता है? कि ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो J इक्वल टू क्या होता है? NeVd। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ओम्स लॉ पे, ओम के नियम पे। ठीक है, इसको ओम भी बोलते हैं, ओम भी बोलते हैं, अपन ओम का नियम लिख लो। ठीक है, ये आता है हाँ बीच में, ओम्स का नियम। देखो ओम्स का नियम कुछ भी नहीं है, मैं आपको चर्चा कर चुका हूं कि जब भी अपन किसी चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं? विभवांतर लगाते हैं V, तो चालक में तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है? धारा। मैं फिर बता चुका हूं, फिर बात करता हूं कि चालकों में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं होती,
मतलब चालकों में धनावेश कभी भी प्रवाहित नहीं होते, प्रवाहित तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। पर अपन ये मान लेते हैं कि कोई धनावेश इलेक्ट्रॉनों के विपरीत गया होगा, तो मैं जितना भी विभव लगाऊंगा, विभव तो क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, विभव तो एक बाह्य बल है जो इलेक्ट्रॉनों को एक पर्टिकुलर या एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। तो जितना ज्यादा विभव होगा उतने ही ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं उतनी ही धारा बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जाएगी। तो जो ओम ने नियम दिया था, तो ओम ने दिया था कि लगाया गया विभव चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विभव लगाओगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे उतनी ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो ओम ने क्या कहा कि V का मान I के समानुपाती होगा, जितना विभव लगाओगे उतनी ही धारा प्रवाहित होगी, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा, और इस नीतांक को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो यदि जितना ज्यादा विभव लगाओगे उतनी ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगी, और जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ही ज्यादा विभव लगाया होगा, तो V और I समानुपाती होंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नीतांक आएगा, और इस नीतांक को हम चालक का प्रतिरोध कहेंगे। तो V इक्वल टू RI लगाया गया विभवांतर, और धारा में एक निश्चित अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चूंकि V का मान क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार I के समानुपाती होता है, तो यदि मैं V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। हमेशा समानुपाती का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। तो V और I के बीच में यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक सरल रेखा आएगी। तो ओम के नियम में यदि V और I के बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक सरल रेखा आएगी। अब देखिए, इस सरल रेखा की मैं ढलान निकाल लूं, इस सरल रेखा की यदि मैं स्लोप निकालूं तो क्या होती है स्लोप, कि आधार के परिप्रेक्ष्य में लंब कितना परिवर्तन हुआ, इसको हम ढलान बोलते हैं। ये थीटा, अब ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर, मतलब विभव में परिवर्तन, और ये हो जाएगा इसके बराबर, मतलब धारा में परिवर्तन। और लंब में परिवर्तन आधार के सापेक्ष क्या होता है, लंब बटे आधार tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और tan थीटा को ही हम बोलते हैं क्या, ढलान। तो ढलान हो जाएगी डेल्टा V बाई डेल्टा I, और हम V बाई I ओम्स के नियम से क्या जानते हैं, R। तो R का मान हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I, या इसी को बोलते हैं हम ढलान। तो यदि ओम के नियम के अनुसार मैं VI ग्राफ प्लॉट करूं, ओम के नियम से यदि VI वक्र खींचूं तो एक सरल रेखा आती है, और उस सरल रेखा की ढलान किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो VI ग्राफ की ढलान, VI ग्राफ की ढलान क्या बताती है, प्रतिरोध को बताती है। तो ओम के नियम के अनुसार यदि V और I ग्राफ प्लॉट करूं तो एक सरल रेखा आएगी, और जिसकी ढलान क्या होगी, प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। तो VI ग्राफ की ढलान प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये जो ओम का नियम है
ये केवल धात्विक या धातु वाले चालकों के लिए ही सत्य है। ओम ने जो नियम दिया था वो धात्विक चालकों के लिए दिया था, क्योंकि धात्विक चालकों में जितना विभवांतर ज्यादा लगाओगे उतनी ही ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। जबकि और किसी चालक, जैसे कि आगे मैं अर्धचालक पढ़ाऊंगा तो उसमें विभव और धारा का समानुपाती ग्राफ नहीं आएगा, उसमें परिवर्तनशील ग्राफ आएगा। जबकि धात्विक चालकों में जितना विभव लगाओगे उतनी ही ज्यादा धारा आएगी, तो एक सरल रेखा आएगी। तो ओम का नियम धात्विक चालकों के लिए सत्य है। और ओम के नियम में यदि मैं VI ग्राफ बनाता हूं तो एक सरल रेखा आती है और उसकी ढलान किसको प्रदर्शित करती है? प्रतिरोध को। जितनी ज्यादा ढलान होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रतिरोध होगा। अब देखिए, यदि मैं ओम के नियम में VI ग्राफ बना रहा हूं दो चालकों के लिए, तो चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए VI ग्राफ का क्या आएगा? धात्विक चालकों के लिए VI ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा आएगी। तो दो धात्विक चालकों के लिए यदि मैं VI ग्राफ बना रहा हूं तो दोनों धात्विक चालकों के लिए VI ग्राफ क्या आएगी? एक सरल रेखा आएगी। मान लो इस चालक का प्रतिरोध है R1 और इस चालक का प्रतिरोध है R2 और एक और चालक है, इस चालक का प्रतिरोध है R3। तो चूंकि तीनों ही चालक में VI ग्राफ क्या आ रहा? एक सरल रेखा आ रही है, तो तीनों ही धात्विक चालक हैं और तीनों ही ओम के नियम का पालन कर रहे हैं। पहली बात, यदि पहले वाले का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2, तीसरे का R3 है, तो R1, R2 और R3 में क्या संबंध रहेगा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि ओम के नियम में यदि VI ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो उसकी जो ढलान होती है वो प्रतिरोध होती है। ढलान जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। अब आप ये देखिए, ढलान किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा? R1 की ज्यादा। जो ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा रहेगा उसकी ढलान उतनी ज्यादा होगी। या ये देखिए, इसने सबसे ज्यादा कोण बनाया, इसने कुछ कम, और सबसे कम कोण किसने बनाया? इसने। तो ढलान का मतलब क्या होता है कि ग्राफ कितना ज्यादा खड़ा है। तो यदि ये R3 कम खड़ा है, उससे ज्यादा R2 खड़ा है और उससे ज्यादा R1 खड़ा है, या मैं ये कह सकता हूं कि ढलान R1 की ज्यादा है R2 से और R3 से, तो जिसकी ज्यादा ढलान होगी उसका प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा। तो ढलान सबसे ज्यादा R1 की है तो प्रतिरोध भी सबसे ज्यादा R1 का होगा। तो यदि ओम के नियम में VI ग्राफ तीन धात्विक चालकों के लिए प्रदर्शित करूं तो एक सरल रेखा आएगी। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? जिसका की ढलान ज्यादा होगी। तो यदि ये क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है? R1 बड़ा होगा R2 से, बड़ा होगा R3 से, ये संबंध आएगा यदि VI ग्राफ दिए हों और R1, R2, R3 दिए हों। तो आपको पता है VI वक्र की ढलान प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही ज्यादा ढलान होगी। और ढलान मतलब जो ज्यादा खड़ा होगा वक्र वो ज्यादा ही ढलान होगी। तो R1, R2 और R3 में यह संबंध रहेगा। अब यदि मैं आपको I और V ग्राफ बनाऊं तो ओम के नियम में चाहे V और I का ग्राफ बना लो, चाहे I और V का ग्राफ बना लो, V समानुपाती I के है तो I भी समानुपाती V के है। दोनों ही केस में IV ग्राफ क्या आएगी? एक सरल रेखा आएगी। ठीक है। पर यदि मैं इसकी स्लोप निकालूं तो इसकी स्लोप होगी ये डेल्टा I, ये डेल्टा V, ये एंगल थीटा। तो टेन थीटा जो कि ढलाइन होती है वो होता है डेल्टा I बाई डेल्टा V, और I बाई V क्या होता है? 1/r। तो ढलान व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? 1/r के। तो यदि IV ग्राफ है
तो ढलान जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध कम होगा। यदि मैं 3 धात्विक चालकों के लिए क्या बनाऊं, IV ग्राफ बनाऊं, तो तीनों धात्विक चालकों के लिए IV ग्राफ क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगी और इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है। तो यदि I और V ग्राफ है तो जिसकी ढलान ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, और यदि VI ग्राफ है तो जिसकी ढलान ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो IV ग्राफ में ढलान सबसे ज्यादा किसकी है, R1 की, फिर R2 की, फिर R3। यदि IV ग्राफ है तो जिसकी ढलान ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, ढलान इसकी ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध सबसे कम, तो रिलेशन आएगा क्या, सबसे बड़ा रहेगा R3। यदि IV ग्राफ दिया हो तो R3 का मान सबसे अधिक होगा। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था, VI ग्राफ बताया था, इससे पहले मैंने आपको VI ग्राफ बताया था। VI ग्राफ में क्या बताया था कि यदि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इस रिलेशन में क्या था, R1 बड़ा था R2 से, बड़ा था R3 से, और इस रिलेशन में क्या है कि R3 बड़ा है R2 से, बड़ा है R1 से। तो अपना निष्कर्ष क्या निकला कि जो भी वक्र विभव के ज्यादा बगल में होगा उसका R1 ज्यादा होगा। यहां विभव के बगल में कौन है, R1 R2 की R3, सबसे बगल में है R1, तो R1 बड़ा होगा, और यहां विभव के सबसे बगल में कौन है, R3, तो R3 का मान ज्यादा बड़ा होगा। तो VI ग्राफ में हमको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले मैं आपको सैद्धांतिक या पारिवारिक रूप से बता चुका हूं कि VI ग्राफ की ढलान प्रतिरोध होती है, पर IV ग्राफ की ढलान प्रतिरोध के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है, वो बात एक अलग है। पर हम यदि चित्र से देखें तो जो V के ज्यादा बगल में होगा, यहां R1 ज्यादा बगल में है तो R1 बड़ा होगा, और यहां V के ज्यादा बगल में R3 है तो R3 ज्यादा बड़ा होगा। तो VI ग्राफ की ढलान प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। ये ध्यान रखना है कि ग्राफ VI है कि ग्राफ IV है।